शिक्षक का वो जुनून कैसे आया, फ्री में करना है, समाज के लिए करना है? पढ़ाने का वो चीज़ वो अपने घर से ही मैंने महसूस किया, और कहते हैं कि टीचर का जो जीन है वो मेरे भीतर भी आ गया। तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। कभी कभी ट्यूशन में पापा अपसेंट रहते थे तो मैं बच्चों को पढ़ाता था। अगर उस बच्चे किसी व्यक्ति के जुबान से कुछ अच्छी बातें निकलती है, दुआ निकलती है, उसका फ्रिक्वेंसी बड़ा काम आता है। कई बार मैं डिनर भी कर रहा हूँ तो करते करते पढ़ा रहा हूँ। आप अपने जीवन का सबसे टफेस्ट फेज के बारे में बताएंगे, क्या था? डीएसपी की पाठशाला का कोई एक सक्सेस स्टोरी बताएंगे? एक बच्ची जिससे मेरा अभी तक बातचीत नहीं है लेकिन मुझे जानकारी हुआ कि बबीता पहाड़िया नाम की एक लड़की है जो कि दुमका क्षेत्र में रहती है। पहाड़िया जनजाति की ऐसी पहली लड़की जो एक ऑफिसर बनी है। कितने बच्चे अभी तक क्वालिफाई किए होंगे जेपीएससी यूपीएससी? 35 ईयर्स के एज में फिर मुझे मैसेज करती कि सर आपका वीडियो देखे, क्या सर हम अभी तैयारी कर सकते हैं? अच्छा, उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। जो बच्चे लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं फेल हो जाने के बाद, जेपीएससी के लिए टफ होता है बच्चों को तैयारी करना, कि खुद को कैसे मोटिवेट करें, खुद को कैसे कंट्रोल करें। कि जो बच्चे जेपीएससी की ओर आंख उठा के देख रहे हैं कि मैं इस बार जेपीएससी क्वालिफाई करूंगा, इनको आप क्या मैसेज देंगे? जो 12th पास हुआ है या 10th में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है, उसको आप क्या सलाह देंगे? कैसे उसको प्रिपरेशन के लिए फोकस करना चाहिए या क्या स्टडी करना चाहिए? तो सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। भैया पता है आपको कि जेपीएससी में सेटिंग से 20 लाख रुपया में हो रहा है, 30 लाख रुपया में हो रहा है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बबीता पहाड़िया कहाँ से लाएगी 20-30 लाख रुपए? ट्रू। वो बेचारा स्विगी बॉय वो कहाँ से लाएगा? अनीता मुर्मू जिसकी माँ सब्जी बेचती है वो कहाँ से लाएगी? एक पुलिस अधिकारी जो दिन में कभी कभी एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा है और शाम में उन अपराधियों का मुकाबला भी कर रहा है जो समाज और सामाजिक तंत्र में भरोसा छुड़वाने का काम कर रहे हैं, उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ एक युद्ध भी लड़ रहा है और अंधकार में मिटाने के लिए शिक्षक की भूमिका में भी है। आज हम बात कर रहे होंगे दोस्तों डीएसपी की पाठशाला से, विकास सर से। हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जब उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी तो भी ये महसूस हुआ और दिमाग ये बोलता रहा कि शिक्षक होना एक नायाब तोहफा है इस समाज में और इस मनुष्य जीवन में भी। तो हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट के मेहमान का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अमित जी। पहली बात तो यही कि आप पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपी है, तो डीएसपी की पाठशाला, ये आइडिया कैसे आया? इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी भी है। एक्चुअली ये जब मैं रांची सदर डीएसपी हुआ करता था तो उस दौरान जब भी टाइम मिलता था तो एक आदिवासी हॉस्टल है, पीजी हॉस्टल है, उसके बगल में ही डिप्टीपाड़ा में मेरा आवास हुआ करता था, तो वहाँ से मैं वहाँ पढ़ाने जाता था। तो कई बार क्या हुआ कि इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर यहाँ से मेरी पोस्टिंग देवघर एसडीपीओ हो गई। कोविड के टाइम में ऑफलाइन वहाँ के लाइब्रेरी को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वैसे कंडीशन में हुआ कि ऑनलाइन कैसे उसको किया जा सकता। तो वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने, देवघर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने, मुझे ध्यान आ रहा है कि उन लोगों ने कहा कि सर ऑनलाइन तो पढ़ाना होगा आपको, कैसे पढ़ा सकते हैं? तो उन लोगों ने एक जो है वो स्मार्ट बोर्ड, उन लोगों ने एक स्मार्ट बोर्ड कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कि सर ये यहाँ देवघर पुलिस को हम लोग जो है ये देना चाहते हैं और इसके थ्रू आप पढ़ाइएगा। मतलब बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो रेसिडेंस था उसका एक रूम था, उसमें उन लोगों ने उसको इंस्टॉल किया। तो उस वाइट बोर्ड से, स्मार्ट बोर्ड से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे करके फिर वहाँ से रांची मेरी ट्रांसफ़र हो गई। तो रांची में भी फिर जूम ऐप के थ्रू पढ़ा रहे थे और ये सब। फिर एक बड़ा स्टूडेंट्स का बड़ा तबका आ गया, क्योंकि जूम ऐप में जो है उसके एक लिमिटेशन था कि 100 से अधिक बच्चे होंगे तो फिर पेड करना पड़ेगा।
तो बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर पढ़ाना है, तो उस तरह से। और हमारी एक सिस्टर इन लॉ है, जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, तो वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि जी जी जो है इसको आप चैनल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो मैं बहुत एक टेक्निकल फ्रेंडली, टेको फ्रेंडली नहीं रहा हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं कैसे थंबनेल बनाना है, क्या बनाना, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो वैसे कंडीशन में उनके सपोर्ट से बच्चों के कहने पर फिर मैंने डीएसपी की पाठशाला की चैनल ऑलरेडी पहले बनी हुई थी, तो उसको फिर एक्टिवेट किया और उससे पढ़ाना स्टार्ट किया। आप पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस की जॉब कर रहे थे, तनख्वाह अच्छी खासी थी, फिर शिक्षक का वो जुनून कैसे आया कि मुझे एक शिक्षा के देने का काम भी करना है, फ्री में करना है, समाज के लिए करना है? इसका बीजारोपण हम कह सकते हैं कि मेरे घर में ही हुआ, मेरे परिवार में। मेरे फादर जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, वो एक शिक्षक हुआ करते थे। तो शिक्षा का माहौल, और वो एक शिक्षक जिस रूप में थे, एक आदर्श शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाना, और उनके ट्यूशन के दौरान कई ऐसे बच्चे आते थे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते थे, तो उनको फ्री में पढ़ाना, और उनकी पूरी जीवन शैली में देखता था, उनका व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता। तो वो पढ़ाने का वो चीज़ वो अपने घर से ही मैंने महसूस किया, और कहते हैं कि टीचर का जो जीन है वो मेरे भीतर भी आ गया। तो पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। कभी कभी ट्यूशन में पापा अपसेंट रहते थे तो मैं बच्चों को पढ़ाता था। इनफैक्ट कहिए कि मैं 11th में तो 9th के बच्चों को पढ़ाता था कभी कभी। तो वो टीचिंग वाला चीज़ मेरे भीतर रह गया, मुझे मन लगता था, काफ़ी पैशन होता था। तो वहाँ से फिर कंटिन्यू जब भी मौका मिला तो पढ़ाने लगे। इस तरह से कारोबार आगे बढ़ते गए। लेकिन पुलिस अधिकारी आप, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप तो वेल सेटल्ड थे लाइफ में या हैं, फिर शिक्षक वाला वो जुनून कि हम फ्री पढ़ाएंगे, ये कहाँ से? कई ऐसे बच्चे को मैंने देखा जो कि मैंने कहा समाज को उस तबके में, उस पायदान में बैठे हुए जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा देना, कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन एक ऐसा जरिया हो गया है जिसमें आप उनको पढ़ा सकते हैं। अगर मेरे प्रयास से किसी एक बच्चे का भी कैरियर बन जाता है तो एक सुकून सा लगता है। प्लस एक मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि अगर उस बच्चे किसी व्यक्ति के जुबान से कुछ अच्छी बातें निकलती है, दुआ निकलती है, उसका फ्रिक्वेंसी बड़ा काम आता है, और शायद वो मेरे या मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ उनकी दुआएं लग जाए, कुछ अच्छा हो पाए। तो एक इसी वेल विश के साथ, इस इच्छा के साथ कि हाँ मुझे आगे करना है, तो ये मोटिवेशन जो है वो इसी से आ पाता है। आप जब ये काम शुरू किए तो क्या डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया आपको? नहीं, डिपार्टमेंट का सपोर्ट ही रहा है, क्योंकि फील्ड में जब मैं जॉब करता था तो जो अपनी ड्यूटी है वो ड्यूटी करने के बाद ही मैं पढ़ाता था। कई बार ऐसा हुआ कि देवघर में रात 10 बजे में घर आया तो 10 बजे के बाद मैंने बच्चों को कहा कि चलो जूम ऐप से जुड़ जाओ। अच्छा। तो कई बार मैं डिनर भी कर रहा हूँ तो करते करते पढ़ा रहा हूँ। तो वो अपने जॉब से जस्टिफाई करने के बाद ही समय देते थे। तो उससे डिपार्टमेंट सीनियर लोगों ने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। मैक्सिमम सीनियर ने कहा कि विकास तुमको हम जानते हैं यार, तुम तो पढ़ाते भी हो, अच्छा काम करते हो। तो एक इसका बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये था कि कई ऐसे बच्चे जो जुड़े होते थे, शायद वो अपराध की दुनिया में चले जाते, शायद किसी और लाइन को पकड़ देते, तो एक उनमें भी एक बदलाव महसूस करते थे। देवघर में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और उन बच्चों के साथ जब सोशल मीडिया से जुड़ते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, तो वैसे बच्चों का फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आता था। सपोज कीजिए कि किसी गांव में या किसी मोहल्ले में कुछ गलत चीज़ हो रहा है, तो मैसेज भी करते थे कि सर यहाँ देखिए, सर अड्डाबाजी हो रहा है, सर यहाँ जुआ खेल रहा लोग। तो एक प्रकार से पुलिसिंग में भी वो हेल्प मिल जाता, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो नेटवर्क हमारा मजबूत हो गया था देवघर में। तो मैंने महसूस किया था। और यूथ के बीच में जब पुलिस की छवि चली जाती है, अच्छा कि हाँ ये पुलिस अच्छा काम करती है, तो पुलिस की छवि में सुधार होता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का तो मेन मकसद यही है कि कैसे समाज को हम जोड़ सकेंगे। तो आप कह सकते हैं कि पढ़ाना एक माध्यम है, लेकिन जो हमारा पुलिसिंग का जो मर्म है, जो लक्ष्य है, वो पूरा होता है समाज का। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल जानना चाहूँगा कि यूजुअली हम पुलिस से डरते हैं, हमारे समाज जैसा निर्माण हुआ या कैसे, बट हम पुलिस से डरते हैं।
क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके शिक्षक वाला रोल में जब वो बच्चे पुलिस को देखते हैं तो वो डर खत्म होता है और वो खुल के अपनी बात रख पाते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई वर्दी में जा रहा है या कोई पुलिस वाला जा रहा है, एक छोटे से हमारे कांस्टेबल साहब भी जाते हैं तो उनकी वर्दी, चूँकि वर्दी होती है, वर्दी के ऊपर स्टार हो, ये सब की बात है, वर्दी को देखकर एक थोड़ा सा भय या कहिए थोड़ा गैप फील करते हैं, कोई भी आम आदमी करता। लेकिन वो वर्दी वाला जब 2 बार जाए, 4 बार जाए, 10 बार जाए, जब उससे वो लगता है अच्छे से बात किया सकता है, ये भी तो हमारे जैसा इंसान है, तो उसका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाता है और वो फिर खुलकर अपनी बात करते हैं। आज मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी घर में कोई लड़ाई हो गया, किसी को कोई FIR हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो इसलिए मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे मैसेज करते हैं कि उनका जो एक हेजिटेशन था वो दूर हो चुका है। तो जब वो एक मेरे साथ कर सकते हैं तो बाकी पुलिस वालों से भी वो थोड़ा मेरे से कम कंफर्ट हो गए, लेकिन बात कर सकते हैं। तो अपने जो उनके ग्रीवांस है, उस ग्रीवांस को वो अब पहुंचा सकते हैं उस पुलिस वाले तक, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहुंचा सकते, जो पहले नहीं था। तो इससे तो कम्युनिकेशन गैप जो था वो पूरा हो रहा है। अब कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ पाया है, जो कि हमारे राज्य और देश को भी यही चाहिए कि पुलिस के बीच, पब्लिक के बीच में जो खाई है उसको पूरा कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर समाज के किसी खास वर्ग से या किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस और उस समाज के वर्ग के साथ एक पूल का काम करता है, इस रूप में काम करता है। तो ये एक माध्यम ऐसा भी हम समझ सकते हैं क्या कि कम्युनिटी में एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वैसे भी पुलिसिंग सिस्टम को, कम्युनिटी को वापस देना चाहिए कुछ? हाँ, चूँकि एक मेरा अपना स्लोगन है कि शुरू से लिया है कि पे बैक टू सोसाइटी, समाज से लिया है तो समाज को वापस करना चाहिए। ये मेरे फैमिली, मेरे फादर मदर का ये कॉन्सेप्ट रहा है। बाद में मेरी मदर इन लॉ, जो कि काफ़ी बड़ी मोटिवेटर है मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि आज मैं जॉब में हूँ तो उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन अच्छा, है। बताएंगे कुछ इंसिडेंट इससे रिलेटेड? इंसिडेंट क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो खुद के भीतर भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और तब आप मैरिड थे? हाँ, उस समय मैं पहले से भी था, बट मैं चूँकि कोचिंग चलाता था, पढ़ाता था, तो मेरी बीच में शादी हो गई थी। पर शादी होने के 5 साल के बाद नौकरी हुई। 5 साल के मतलब 6 साल के बाद नौकरी हुई। तो उस दौरान 6 सालों में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, कभी BPSC इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी UPSC एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो एक समय के बाद लगा कि अब लगता नहीं होगा, जो कोचिंग चला रहा हूँ इसी को कंटिन्यू करूँ। तो इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ ही वह पर्सन थी जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि अरे नहीं, देते रहना है, हो जाएगा। तो उनका वो मोटिवेशन रहता था। इस बार जिस JPSC मेरी सिलेक्शन हुआ, 4 JPSC में, उस JPSC में चूँकि मैं कितना पढ़ाने में इन्वॉल्व होता था कि अपनी पढ़ाई छूट जाती थी, तो उन्होंने मुझे 10 डेज़, मैं अपने ससुराल में 10 डेज रहा, उनके पास रहा, खाना पीना सब कुछ वो ही बनाती थी और मैं क्या बताऊं कि क्या क्या चीज़ वो करती थी, और मैं वहाँ बैठ के पढ़ता था। अपने घर में पैक होकर 10 दिन की तैयारी किया, 15 दिन। तो बहुत बड़ा रोल उनका है, वाइफ का और मदर इन लॉ का भी है। बाकी फादर मदर तो बचपन से ही देते ही। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ कैसे करना। DSP की पाठशाला का कोई एक सक्सेस स्टोरी बताएंगे जो आपको बहुत दिल के करीब है? कहीं DSP की पाठशाला, चूंकि सोशल मीडिया में क्या होता है कि इनविजिबल प्लेटफॉर्म, इनमें सामने आपके कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं सामने जुड़े हुए हैं वो सिर्फ नंबर दिखते हैं कि अच्छा 200-500 बच्चे लाइव हैं, और उनका जो कमेंट है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली में वो है कि नहीं, फेक आईडी है कि भी पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कंडीशन में जो बच्चे रूबरू होते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, या मुझसे फिजिकली आके मिल लिए हों या मैसेज किए हों, तो ऐसे कई बच्चों का मैसेज आता है या आकर मिलते हैं, या किसी माध्यम से पता चल पाता है कि हाँ ऐसे बच्चे जो हैं वो मेरे से उनको बेनिफिट हुआ है। यूट्यूब चैनल के थ्रू उन्होंने कुछ इनसे देखा है, सीखा है। अभी हाल ही में लेटेस्ट की बात करें, 11वीं से 13वीं JPSC में एक बच्ची जिससे मेरा अभी तक बातचीत नहीं है लेकिन मुझे जानकारी हुआ कि बबीता पहाड़िया नाम की एक लड़की है जो कि दुमका क्षेत्र में रहती है। तो वहाँ कोई इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू का क्लिप मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि वो बच्ची कह रही है कि मैंने DSP की पाठशाला, DSP साहब से जो है उस सर का वीडियो देखा, उससे नोट्स बनाया, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो पहाड़िया जनजाति की ऐसी पहली लड़की जो एक ऑफिसर बनी,
आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी जनजाति की बच्ची अगर ऑफिसर बनने के सपने को साकार कर रही है, पूरा कर रही है, तो सिर्फ पहाड़िया समाज ही नहीं, उससे तरह के कई ऐसी बच्चियां जो किसी समाज से बिलोंग करती हो, किसी जनजाति जाति से बिलोंग करती हो, जिसके घर में खाने को नहीं, मतलब उनकी स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उससे बड़ा आइकॉन और उससे बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी एग्जाम्पल नहीं कोई हो सकता। तो उसको देख के लगता है कि अच्छा, जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो वो मैं उसके लिए मोटिवेशन हो, चाहे मेरे लिए बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हुआ है कि मैं इस तरह के काम आगे भी करते रहूँ। थोड़ा बताएंगे वो बबीता पहाड़िया का जीवन स्तर किस तरह का था और फिर वो किस सर्कमस्टेंसेस में क्वालिफाई कर पाई? उनके पास इकोनॉमिकली कंडीशन ऐसा था कि वो कहीं जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, कोई पेड कोर्स भी ऑनलाइन में नहीं परचेज कर सकती थी, घर में खाने के लिए भी रेगुलर पैसा नहीं था कि वो कर सके, स्कूल वगैरह जो घर के जो गांव के स्कूल थे वहीं तक सीमित थी, वो कभी बाहर जाकर पढ़ी भी नहीं, कहीं जुड़ी नहीं। और उनसे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं कि खुद से लड़ना करना है, उसको देखकर हम लोग सीख सकते हैं। कोई माहौल नहीं घर में, उससे पहले कोई नौकरी नहीं करता हो, दूर दूर तक उसके जनजातीय में कोई नौकरी नहीं करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला, जिसको देखकर उसको मोटिवेशन मिल पाए। तो उस बैकग्राउंड से, उन परिस्थितियों में रहकर अगर वो बच्ची कॉपी खरीदने के लिए भी किसी से हेल्प ले रही हो, तो बेसिक चीज़ को भी पूरा करने के लिए, पढ़ाई के लिए भी किसी से मदद ले रही हो, जुगाड़ कर रही हो, और वो खुद के भीतर कितना उसका सोचिए कि डिटर्मिनेशन होगा कि मुझे करना है, बनना है। पहले तो सपना कैसे देखी होगी कि मुझे अधिकारी बनना है, जो कि एकदम माउंट एवरेस्ट के जैसा होगा, कैसे पहुंचना है वहाँ तक, और फिर वहाँ तक पहुँच जाना। तो उसका एक जर्नी जो है वो अपने आप में लेजेंड है। वो हम कह सकते हैं कि आज के दौर में एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यही इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा है उसका, फैमिली सोशल बैकग्राउंड रहा है, तो अच्छा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं आज के। आपके पास उपलब्ध डेटा के अकॉर्डिंग आपके ये फ्री सिप वाले जो प्रोग्राम है डीएसपी की पाठशाला, जैसा आप बता रहे थे कि ये यूट्यूब का चैनल है और जिसमें सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितने बच्चे अभी तक क्वालिफाई किए होंगे जेपीएससी यूपीएससी? देखिए, जब उन बच्चों में से कई बच्चे जब इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो इंटरव्यू जब आते हैं तो फिर उनका एक फॉर्म फिलअप हम करवाते हैं डीएसपी की पाठशाला का, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं। तो उनके माध्यम से एक सेकंड में रुको, मतलब आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करवाते हैं? हाँ। माइंडेड कहाँ पे? ये रांची में? रांची में। तो फिजिक इंटरव्यू का ऑनलाइन भी करवाते हैं एंड ऑफलाइन भी करवाते हैं। ऑनलाइन में जूम ऐप या बाकी ऐप के थ्रू कई बच्चे ऐसे जो मुंबई में हैं जिनको इंटरव्यू देना हो, तो इस बार भी हम लोगों ने ऑनलाइन बोर्ड बनाकर उनका ऑनलाइन इंटरव्यू भी करवाया। अगर वैसे बच्चे जो कनेक्ट होना चाहें तो उसके लिए क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? हम अपने ऑडियंस को शेयर कर देंगे। टेलीग्राम में डीएसपी की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में डीएसपी की पाठशाला का, उसके थ्रू आप सब फ्री है, पब्लिक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो इंटरव्यू की जो फिजिकल तैयारी होती है वो यहाँ रांची में ही हो रही है। न्यूक्लियस मॉल के बगल में एक शिवांगन करके है जिनकी बिल्डिंग है, तो उन लोगों ने एक नीचे एक ऑफिस बनाया है डीएसपी की पाठशाला का, तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है। इस बार हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यू की तैयारी करवाया। लगभग मुझे लगता है कि 350 बच्चों के आसपास हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया था। तो मैक्सिमम शायद ही कोई बच्चा होगा जो बच्चा डीएसपी की पाठशाला वीडियो नहीं देखा था। अच्छा। सब लोगों ने कहा कि सर आपका सीएनटी का वीडियो कमाल का था, एसपीटी का वीडियो कमाल का, मैंने झारखंड की तैयारी आपकी की है, चाहे वो दिल्ली में तैयारी करो, चाहे यूपी में, बिहार में, कहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये सभी का एक सुर में कहना था कि सर आपके वीडियो से बहुत फायदा हुआ है। उसके थ्रू ही हम जान पाए हैं कि आप तैयारी करवाते हैं। ऑलरेडी हमारे आप जो है वो गाइड रह चुके हैं, तो लगा कि सर से मिलेंगे तो एक अच्छा बड़ा खुशी फील होता है। तो उन लोगों का फिर वो फॉर्म फिलअप करके तैयारी करवाते। तो एक डेटा आप आया कि अच्छा इतने बच्चे हैं, उनको तैयारी करना है, तो इतने बच्चे डीएसपी की पाठशाला से जुड़े हुए थे जो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी वो किए होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किए होंगे। फिर फाइनल क्वालिफिकेशन कितने बच्चों की? 142 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। 142 आउट ऑफ 350 के आसपास के बच्चे। तो अराउंड 50% फ्रॉम डीएसपी की पाठशाला। हाँ। ग्रेट। लेकिन वो होता है ना कि एक बच्चे तो कई जगह जाते हैं। हाँ, ट्रू। तो ठीक है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो जिनका फॉर्म मैंने फिलअप किया, जो बच्चे आए जिन्होंने किया,
और फ्री होने से एक होता है, दो बातें हैं, एक तो डीएसपी की पाठशाला को लोग जानते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो बनना उनको है, मैं हूँ, तो उनको लगता है कि सर से बेहतर को पता है कि ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे भी डीएसपी बनना है, तो उनको भी ये चीज़ मोटिवेट करता है और फिर वो लाकर आकर इंटरव्यू देते हैं, और फ्री होने से कोई इशू है नहीं। मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, आज पलट के जब आप सेटिस्फैक्शन लेवल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कामयाबी का बहुत सारा पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन एक संतुष्टि तो होगा आपके जीवन में। पलट के जब मदर इन लॉ को आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे मदर इन लॉ का एक उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनके जितने भाई हैं उनमें से कई आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो ऑलरेडी सिविल सर्विस में उनके भाई रहे, उनकी 3 बेटियां। अच्छा। बड़ी वाली से मेरी शादी हुई, बाकी 2 मेरी सारी 2 बेटे। उनका शुरू से ख्वाब रहा था कि बच्चियां उनकी जो है वो सिविल सर्विस में जाए। ओके। फिर मेरे से शादी करने का भी यही था कि ये बच्चा तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस का, तो ये बनेगा सिविल सर्वेंट। तो वो उनको थोड़ा सा मैं उस चीज़ को पूरा कर पाया उनके सहयोग से। तो उनके जो सपने थे कि हाँ मेरे बच्चे बने सिविल सर्वेंट बने, तो मैं पीछे पलटता हूँ तो थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन लगता है कि चलिए मैं यूपीएससी तो नहीं पर जेपीएससी क्वालिफाई कर पाया। और उनके इतने मेहनत को आप साकार तो कर पाए। हाँ, प्रयास तो किया मैंने कि हाँ सफल। जो बच्चे लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं फेल हो जाने के बाद और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देते हैं? अगर पर्सनली अपनी बात करें, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, मैक्सिमम बच्चों का उस दौर होता है, गुजरते हैं। झारखंड विशेष जेपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर एक विडम्बना है बड़ा कि रेगुलर हर साल वैकेंसी आती नहीं जेपीएससी की, 2 या 3 साल में वैकेंसी आती है। तो एक बार अगर बच्चा किसी जेपीएससी में क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर वो 2 साल और वेट करे, तो 4 साल में उसके 2 जेपीएससी में, इनकेस 3 बार नहीं हुआ तो फिर 6 साल वेट करें, तब तक तो एज उसका कोलैप्स करना है, एज उस पर एक्सपायर कर रहा है। तो जेपीएससी के लिए बड़ा टफ होता है बच्चों को तैयारी करना, कि खुद को कैसे मोटिवेट करे, खुद को कैसे कंट्रोल करे। वो फ्रस्ट्रेशन के उस दौर से गुजरता है जहाँ पूरा चारों तरफ काली अंधेरी रात ही दिखाई देती, तो उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। एक समय जैसे मैंने कहा कि मैंने एग्ज़ाम, मुझे लगा अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा, अब परीक्षा छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। और कोचिंग चला रहे थे? अब कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वही देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है उसको किया जाएगा। तो वो दौर था जब लगभग मैंने पढ़ना अपने लिए छोड़ चुका था और कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। सालों साल जिसकी तैयारी किया हो, दिल्ली में जाकर तैयारी किया हो, यूपीएससी की तैयारी किया, मैंने यूपीएससी मेंस दिया, वहाँ नहीं हो पाया, बीपीएससी इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हो पाया। तो एक होता ना कि मैं तो फेलियर हूँ, आप कोई बोले ना बोले, आपको अंदर फील होता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं बना ही लगता नहीं हूँ सिविल सर्वेंट के लिए। तो उस निराशा के गर्त में मैं लंबे समय तक मैं भी डूबा रहा। यही स्थिति कई बच्चों के साथ होगी। अच्छी बात ये होती है कि जब आप सफल होते हैं तो पीछे वाला सारा जो मैनेज हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपसे कोई नहीं पूछता कि पीछे क्या था आपका, और अभी अपने पीछे जाकर देखना नहीं चाहते हैं कि क्या निराशा की क्या तूफान चल रहे थे वो आपने। तो हमेशा बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे बच्चों को, कि जब आप सफल हो जाएंगे, आगे देखिएगा, अगर आप जिस दिन आप सक्सेस हो जाएगा, जिसके आपको टैग लग जाएगा आप डीवाईएसपी डिप्टी कलेक्टर हैं, देन वहीं से आपकी नई जीवन, नया ज़िंदगी शुरू होता है। फिर आपके पर्दे के पीछे या पीछे की चीज़ों को ना आप देखिएगा, ना देखना चाहेंगे, और ना कोई आपसे पूछेगा। तो अंधेरी रात के बाद सवेरा होगा, ये तो बनाए रखना पड़ेगा। और नहीं आप मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं हूँ, डीएसपी की पाठशाला आपके साथ है। मेरे शायद ही कोई ऐसा वीडियो जिसमें मोटिवेट नहीं करता हूँ मैं, तो मेरे वीडियो को देखकर बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। आप अपने जीवन का सबसे टफेस्ट फेज के बारे में बताएंगे, क्या था और कैसे आप क्रॉस किए उस फेज को? दिल्ली से जब मैं यूपीएससी की तैयारी करके फिर दिल्ली से वापस आ गया हजारीबाग, मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? हजारीबाग में डीएवी से वहाँ से किया। फिर कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में, और फिर दिल्ली चला गया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी में 4 एग्ज़ाम दिया, अटेम्प्ट किया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वहाँ से जब लौटा तो एक होता ना कि आप लंबे समय तक वहाँ गए हैं, जिस सपनों को लेकर गए हैं, उम्मीदों को लेकर गए हैं, गार्जियन का भी और बाकी समाज और दोस्तों का भी, उस सपने के दबाव को महसूस करते हुए फिर लौटना एक टफ डिसीजन होता है।
उसके बाद से कोचिंग जब मैं खड़ा कर दिया, कोचिंग ठीक ठाक इस्टेब्लिश हो गया, तो वो जो 2 साल 3 साल का फेज़ था उसमें वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्या करना है उस समझ में नहीं आ रहा था, जो अमूमन हर बच्चों के जीवन में आता है। ठीक है, आपके फादर मदर आपको मोटिवेट करते हैं, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन खुद में लगता है कि अब कई दिनों तक तो कमरे में बंद रहते हैं, मतलब मैं कमरे में बंद कहाँ किससे मिलूंगा, जिससे मिलूंगा अभी क्या कर रहे हो, पहला क्वेश्चन होता है क्या कर रहे हो, अभी तक तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ है, फंक्शन में जाना बंद, क्योंकि आपके रिलेटिव्स पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, अभी तक तैयारी कर रहे हो, तो आप समाज से अपने आप को छिपाने लगते हो, हटने लगते हो, समाज से कटना शुरू करते हो, तो वो दौर टफ होता है। हुआ क्या कि मोहल्ले के लड़के कुछ थे, वो जीएस मेरा ठीक ठाक था, एक मैसेज था कि मोहल्ले में जीएस विकास भैया का ठीक है, तो बच्चे एसएससी के एग्जाम देकर मेरे पास क्वेश्चन चेक कराने आते थे, तो हम देखते थे कि बच्चों का जीएस थोड़ा क्या पढ़ते हो यार, कैसे पढ़ते हो, चलो पढ़ाते तुमको, तो एक बाई चांस वो कि 4 बच्चों को मैंने ऐसे बैठकर जीएस पढ़ाना शुरू किया, फिर वो धीरे करके कोचिंग के फॉर्मेट में आ गया, तो एक रास्ता निकल पाया, ऊपर वाला तैयार है आपके लिए रास्ता निकलिए, हम लोग को ढूंढना है कौन सा रास्ते पे जाना है। तो ये कमोबश मैक्सिमम बच्चों के साथ ये हो रहा है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं कि पहला अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए 21-22 सालों में, लेकिन तकरीबन ऐसे बच्चों के साथ ये दौर होता है। तो मेरा सुझाव सभी बच्चों के लिए है कि वो दौर आएगा, उस दौर से आप निकल पाएंगे, यही विजेता कहलाएंगे, तभी आप विजेता कहलाएंगे। आपका सिलेक्शन उम्र के किस मेरा सिलेक्शन तो काफ़ी लेट से हुआ। एज तकरीबन मेरा एज उस समय 34 ईयर्स था। 34 ईयर्स। इतना पैसेंस फिर कैसे बिल्ड किया, ये तो जानना। एक तो जैसे मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो चूंकि पढ़ाना मुझे बड़ा मन लगता था, पढ़ाने में समय ही नहीं पता चलता है कितना साल गुजर रहा है क्या। उसी दौरान मैं एग्जाम भी दे रहा हूँ। कोचिंग के दौरान मैं यूपीएससी को 2 बार मेंस दिया, बीपीएससी 2 बार इंटरव्यू दिया। तो पढ़ाने में मैं थोड़ा खो गया, तल्लीन हो गया, इसमें मुझे मन लग रहा था। बट एक कसक जो रही आती है कि मैं खुद नहीं बन पाया। कई बार आपके बच्चे जो हैं वो आपको बोलते हैं कि अरे खुद ही नहीं बन पाया, आप क्या बनाइएगा हम लोगों को। कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं, कमेंट आपके पास वोटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे बच्चे हैं कि मैं आपको बना दूंगा डीवाईएसपी, सर आप बन पाए थे क्या। तो वो जो उनका कमेंट रहता है वो लंबे समय तक याद रहता है दिमाग में कि अच्छा वाकई मैं नहीं बन पाया। तो एक रह गया, और मैंने कहा कि मदर इन लॉ का भी रहा कि नहीं, लगे रहिए। तो फर्स्ट सेकंड जेपीएससी झारखंड में थोड़ा विवादित रहा है। फर्स्ट सेकंड जेपीएससी थोड़ा यहाँ रहा है उस तरह से दौर, बट संयम रखा मैंने। तो आपको भरोसा था कि आप क्वालिफाई कर लेंगे? इसी भरोसे के साथ तो लगातार लगा रहा, तभी भरोसा था, मतलब कि ये भरोसा। अक्सर बच्चे टूट जाते हैं इतनी लंबी सफर में, या टूटते नहीं है तो कोई डिरेल भी हो जाते हैं। कोई कुछ और स्टार्ट कर लेते हैं, कोई कुछ और बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे जो बच्चे डिरेल हो जाते हैं? पॉइंट 1 कि कुछ तो उनको क्या सलाह देंगे कि नहीं बिजनेस नहीं करना चाहिए, ट्यूशन इज बेटर ऑप्शन, प्रिपरेशन पे फोकस रखना चाहिए, कैसे उसको कैरी करना चाहिए अपने लाइफ को? देखिए बच्चों पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसे है, सोशल कंडीशन, फैमिली सपोर्ट कितना है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना, ये बच्चों पर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे जो है उनको लगता है कि 24 घंटे रहकर अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा डाइवर्ट होते हैं। फाइनली ये होना चाहिए कि आपके न्यूक्लियस में क्या है, सेंटर में क्या है, अगर आपका गोल क्या है, अपने सालों साल तैयारी किया, क्या तैयारी व्यर्थ चला जाएगा? क्या आपके ऊपर आप इसके लिए ही बने थे जो अभी आप कर रहे हैं कि आपने बिजनेस कर दिया है, कर लिया है? क्या आपके जो ख्वाब थे वो पूरे हो गए हैं? तो सपने सजाए रखना है, बनाए रखना है। मैं कहूँगा अगर डिरेल हो भी जा रहे हैं तो अभी आज के डेट में बताता हूँ कि मेरी बहुत सारी ऐसी महिलाएं बता रहा हूँ, जेंट्स छोड़ दिए, महिलाएं हैं जो 35 ईयर्स के एज में, 34 ईयर्स के मुझे मैसेज करती है कि सर आपका वीडियो देखे, क्या सर हम अभी तैयारी कर सकते हैं? अच्छा सर, क्या जेपीएससी में एज है 37 ईयर्स है, 38 ईयर्स, तो अभी से तैयारी करेंगे हो जाएगा। सर मेरे 2 बच्चे, सर रात में टाइम मिलता है, इस बार जेपीएससी मैंने तैयारी किया है, मैं अभी उसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि सर रात 9-10 बजे मैं अब सर बैठी हूँ पढ़ने के लिए, और सर 1-2 बज रहा है, मुझे 2 बजे मैसेज आया है महिलाओं का कि सर मैं आज ये कर ली हूँ।
ठीक है, फिर वो महिला सुबह 7-8 बजे 7 बजे उठकर फिर से अपने काम में लग जाएगी, अपने बच्चों को फैमिली को संभाल के फिर से वो रात में पढ़ेगी, दिन में जब टाइम मिलेगा आधा घंटा रेस्ट करेगी। तो उससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। मतलब हेयर रेजिंग की मैं बोल रहा हूँ तो अभी मुझे सेहरन हो रहा है कि ऐसी कई महिलाएं हैं। और जो जेंट्स है वो जॉब कर रहे हैं, दिन भर जॉब करने के बाद वो बोलते हैं कि सर जब मैं लौटता हूँ ना बस में या कहीं भी, तो आपका वीडियो खोलकर कान में लगाकर सुनते रहता हूँ, चलो आज सर का क्लास इसमें ही देख लिया हम लोगों ने। तो आप डिरेल अगर हो, मतलब आपने कहीं कुछ अस्थायी रूप से कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका परमानेंट जो गोल है वो क्या है, उस जुनूनियत को बना रखा आपने, वो जुनून आपके भीतर अभी भी जिंदा है, तो फिर फ्यूचर आपका देखिए कि आप वाकई इसी के लिए बने थे कि बस बिजनेस करना है करना है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं सूरज कुमार का। इस बार जेपीएससी में सूरज कुमार नाम का एक बच्चा क्वालिफाई किया, बहुत दिनों से लगा हुआ था, मुझे लगता है तकरीबन 6-7 साल से वो बच्चा तैयारी कर रहा था। आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, ट्यूशन व्यूशन कर लिया, उन्हें कोचिंग कर लिया, बट एक समय के बाद परिवार भी थोड़ा सक्षम नहीं होता। उस बच्चे ने जेपीएससी की तैयारी, इस बार जो एग्ज़ाम दिया मेंस का 11 to 13 जेपीएससी में, उसके ठीक पहले कुछ महीने तक वो जो था वो स्विगी बॉय था। स्विगी बॉय के रूप में उसने काम करना शुरू किया। कुछ महीने वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी आर्थिक जो थी वो अक्षम था, तो उसका पूरा कर सके। लेकिन क्या उसका लक्ष्य छोड़ दिया? नहीं, वो इस बार जेपीएससी क्वालिफाई किया। ठीक है, तो हम इसको डिरेल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उसके जो एक मार्ग है जिसमें वो चल रहा था, तो इसमें कुछ रूट्स निकल गए जो उसने उसको और स्टेबल किया, स्ट्रेंथन किया कि हाँ ठीक है, तुम्हारी तैयारी में ये सहयोग चाहिए ना परिस्थिति के अनुसार। तो परिस्थितियों ने उन्हें उस समय के लिए वो काम करने के लिए विवश किया, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं छूटा। तो उदाहरण तो ऐसे भरे पड़े हैं, और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट इसको देखेंगे, मैं किसी और को उदाहरण क्यों दूँ, वो आप खुद उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहे हो तो वो अपने आप को कहें कि मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, और मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और उम्र के किसी पड़ाव में कर सकता हूँ। बिल्कुल। 10 सालों तक नौकरी नहीं हुई, जब मैंने कहा कि 34 साल की महिला फोन करती है। ठीक है, एक लड़की ने 3-4 दिन पहले मुझसे मैसेज किया कि सर मेरी उम्र जो है 35 हो गई है, तो क्या अब तैयारी कर सकते हैं? अरे इसका अर्थ हुआ कि जब वो पढ़ाई करती होगी 20-25 साल में, तो ये सपने तो उसके अधूरे रह गए। करेक्ट। इस सपने ने समय के मार के साथ उनकी दिशा बदल दी। अब दिशा हो गई कि चलो शादी हो गया है, फैमिली को भी देखना है, बट सपने रखे कि कहीं ना कहीं किसी कोने में वो रह गए। अब वो जाग रहे हैं। अगर मेरे वीडियो को देखकर वो कह रही है कि सर लगता है कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो ये बहुत सुकून लगता है कि अच्छा मेरे वीडियो से वो इतना तो इंस्पायर की कि सर लगता है कि ऐसा बता रहे हैं ना, मैं कर सकती हूँ सर मैंने भी स्टार्ट किया था सर, लेकिन क्या करें सर, परिस्थितियाँ ऐसी है कि कहीं और डाइवर्ट हो गए। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भरे पड़े। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था कि हम लोग डिरेल नहीं कहेंगे, ये परिस्थिति उनको मजबूर कर देती है उस चीज। लेकिन यहाँ से भी एक मैं और चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो परिस्थितियों के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते बल्कि मध्यम मार्ग निकाल लेते हैं, जैसे आपने बताया स्विगी बॉय का काम कर लिए, ये बच्चे और स्ट्रांग आते हैं बन के। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल, और उभर के आते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में नहीं है ये बच्चे। इन बच्चों ने उन परिस्थितियों को देखा जो कि वो पसंद नहीं करते, तो उस विपरीत परिस्थितियों में से गुजर कर आए। तो ऐसे बच्चे और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, और मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे जब अधिकारी बनेंगे, जब बन जाते हैं, तो अन्य अधिकारियों की तुलना में ये तो बेहतर देंगे समाज को भी और राज्य को। तो इसलिए अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निखर के बाहर आना चाहिए। उससे मानसिक तौर पे आप और मजबूत भी बनते हैं, और निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, विपरीत परिस्थितियों से आप घबराते नहीं हैं। ये आपको भविष्य के अधिकारी जब आप बनेंगे, तो अधिकारी की में गुण होने चाहिए। जब फील्ड में काम करेंगे तो कई एडवर्स सिचुएशन आपके पास आएंगे, तो आपका वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। बहुत काम आता है। आप चूंकि पुलिस पदाधिकारी भी हैं और शिक्षक भी हैं, समाज को ज़्यादा प्रेरित करने वाला रोल कौन लगता है, शिक्षक या पुलिस पदाधिकारी? कंपैरिजन करना तो थोड़ा ये है, दोनों का अपना अपना रोल है। पुलिस बनने का उद्देश्य क्या होता है? आप जब पुलिस में आ रहे हैं
जॉब पुलिस यूनिफॉर्म दो तरह का जॉब होता है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लोग जॉब करते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करें, चलिए सर नौकरी मिल गया, बन गया डिवाइस। कुछ लोग बाय चॉइस होते हैं कि मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, मुझे जॉब करना है। पुलिस का काम, पुलिस अगर नहीं हो तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कोई फैमिली रातों में सुरक्षित नहीं सो पाएंगे, सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे। इसका दूसरा पक्ष होता है कि बहुत लोगों को पुलिस नहीं भी चाहिए पुलिस हाँ भी और पुलिस ना भी। पुलिस का रोल सोसाइटी के लिए स्टार्ट से ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल पाता। तो एक बड़ी भूमिका है पुलिस की, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से। शिक्षक जो है एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। वो चूँकि किसी व्यक्ति विशेष को नौकरी भी दे रहा है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहा है। तो अगर किसी व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है तो अनेकों व्यक्ति और व्यक्तित्व मिलकर फिर वो समाज और फिर राष्ट्र का निर्माण करता है। तो दोनों का क्षेत्र अपना अलग अलग है। शिक्षा एक अदृश्य रूप है, एक लहर है, वेव है जो चारों तरफ फैल जाती है। पुलिसिंग एक फिजिकल फॉर्म में दिखती है, किसी को कोई समस्या है तो उसका निदान पुलिस के पास है। तो ये दो अलग 20 वर्ष की उम्र का बच्चा जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, या 17 साल की उम्र का बच्चा, 16 साल की उम्र जो 12th पास हुआ और वो चाहता है सिविल सर्विसेज का और कमीशन का प्रिपरेशन करना, जो 12th पास हुआ है या 10th में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है, उसको आप क्या सलाह देंगे? कैसे उसको प्रिपरेशन के लिए फोकस करना चाहिए या क्या स्टडी करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। एक प्लानर तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में मुझे करना क्या है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके पास कितना टाइम है? तो ग्रेजुएशन होने तक आपके पास 5-6 साल आपके पास है। अगर आप अभी 12 पास किए तो 4-5 साल। तो इस अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स या जो भी आपके पास टाइम है उसका एक प्लान तैयार करना चाहिए। बट उस समय मैच्योरिटी लेवल वो होती ही नहीं है। तो मैच्योरिटी लेवल नहीं होने से उनको इतना सारा चीज़ पता नहीं होता है करना क्या है। दूसरा क्या है कि डाइवर्शन बहुत है, डेविएट होते हैं आप बहुत उस दौर में, ये भी करना वो भी करना, करें ना करें। तो मैं उससे बच्चों को सिर्फ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप कंसिस्टेंटली टेम्परामेंट दिखाइए और 2 घंटे भी अगर आप डेली सिविल सर्विस में जो चीज़ें हैं जैसे जनरल स्टडीज़ हैं, अगर आप बेसिक चीज़ भी अपने आसपास क्या हो रहा है उसको भी 2 घंटे भी डेली पढ़िएगा। इस उद्देश्य नहीं कि मुझे पास करना है, ये करना है, बस नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है ताकि ये नॉलेज मुझे वहाँ काम आएगा। तो फिर उस स्टेज पर ग्रेजुएशन आते आते तक मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ जाएगी। फाइनल ईयर तक आपकी अच्छी खासी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही क्या गलत कैसे करना है। तो स्टार्ट आप जो है वो बेसिक बुक्स जो आपने स्कूल में पढ़ा है, NCERT, JCERT, उसी का रिकैप करें। थोड़ा करंट अफेयर्स अपडेट रखें। आज के डेट में UPSC खास करके वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जाम है कम्प्लीटली। तो अपने राज्य में, अपने देश में, विदेश में क्या हो रहा है इसको थोड़ा देखते रहें। कई बच्चों को इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों को नहीं होता है। तो इंटरेस्ट जिनका नहीं भी है तो मेरा सजेशन है कि वर्ल्ड से थोड़ा फैमिलियर होइए। सबसे पहला काम करना है कि रोज 2, 4, 5 देश को, कंट्री को मैप से देखिए। ये UPSC का A है, स्टार्ट ABC। थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि आप इस फेज में हैं कि आपको लगेगा कि आज मैप खोलूं और 200 देश एक ही दिन में देख लूं, एकदम सबको एक ही दिन में खा जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा 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 करके बस पेशेंस एंड टेम्परामेंट दिखाने की आवश्यकता है। तो भी अगर आप 2 महीने 3 महीने में अगर वर्ल्ड के 150 डेज को, कंट्रीज़ को देख लिए कहाँ है, उससे रेगुलर क्वेश्चन UPSC में हमेशा पूछता है। उससे आपको थोड़ा मन भी लगेगा, अच्छा वो कंट्री कहाँ है देखते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर अपने स्टेट इंडिया को देखो कौन प्लेस कहाँ है, फिर इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जगेगा आपको। तो जिसमें आपको मन लगे वही चीज़ कीजिए। किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको हिस्ट्री में बड़ा मन लगता है तो वहीं से शुरू करो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए। लेकिन वो अपना इंटरेस्टिंग पार्ट को देखिए, जिसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं है वो टच मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी चीज़ आप करना नहीं चाहोगे। एग्जाम्पल मैं अपने बड़े बेटे को देता हूँ, अभी जस्ट 12th पास किया। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि भाई तुम वर्ल्ड के सी को देख लो, स्टेट को देख लो, तो उसको इंटरेस्ट नहीं, एकदम नहीं, मान ले नहीं है। तो मेरे कहने के बाद मैं बोला आज किया बाबू? हाँ आज किए। कल बोला किया? तो कोई जवाब नहीं आया। 3rd डे मुझे देख के भागने लगा। मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एक्चुअली वो नहीं कर रहा है, सब मैं बता रहा हूँ। तो आपका इंटरेस्टिंग जोन क्या है?
उस पर जरूर फोकस कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता हो वहीं से शुरू कीजिए। और जो 35 एज की महिला आपको कनेक्ट करती है या पुरुष कोई 33 में या 30 प्लस में कनेक्ट करता है कि मैं फिर से रिचार्ज हूँ और मैं वीडियो देखा हूँ, मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपके पास 3-4 घंटे ही उनके पास है। उनके लिए कन्फाइंड होकर, कॉन्साइज होकर जो सिलेबस है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का जो सिलेबस है उसमें आप क्वेश्चन आंसर का आपको मिल जाए, रेडीमेड नोट्स मिल जाए आपको, आप उसे पढ़ें, याद करें, उसकी प्रैक्टिस करें। इतना भी अगर आप कर लेंगे, सिर्फ आपका वीडियो ही अगर देखें तो कंप्लीट होगा। मेरे वीडियो से मेंस का बहुत ज़्यादा कंटेंट कम है। ओके। प्रीलिम्स के मेरे वीडियो में झारखंड एक पार्ट होता है जेपीएससी में, उस पूरा मतलब मेरे वीडियो से ही पूरे झारखंड कवर हो जाएंगे। मतलब जेपीएससी के लिए आपका वीडियो सफिशिएंट है। मेंस के कुछ टॉपिक को छोड़ तो क्या मेंस का जो टॉपिक आप छोड़ने की बात कर रहे हैं फ्यूचर में उसको कवर करने का प्लान है? चलिए बढ़िया, ये तो आपका मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट ये बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं खुद में अपने कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम में मेंस का मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दूंगा। बिल्कुल, और मैं आपके सामने कमिट भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि सर बच्चों के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा कि एक मेंटोर जिस रोल में वो खुद को देखता है वही रोल का मेंटोर उसके लिए फ्रीली अवेलेबल है और गाइड कर रहा है। और अपने आप, जैसा आपने भी बताया, हम सब जानते हैं झारखंड में एग्ज़ाम की क्या हालत है, लेकिन एग्ज़ाम की हालत से बाहर एक और सवाल मैं लूँगा जो अक्सर बच्चे मुझे भी टच करते हैं। भैया पता है आपको कि जेपीएससी में सेटिंग से 20 लाख रुपया में हो रहा है और 30 लाख रुपया में हो रहा है, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? पहला तो भाई मेरा सिलेक्शन बहुत जेन्युइन हुआ था। पक्का। तो हम लोग एग्जाम पक्का मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तो हम लोग एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे फादर, मैंने कहा कि स्कूल में टीचर थे, कई बार उनकी सैलरी नहीं मिलती थी, 9 महीने 10 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। मैंने उस दौर से गुजरा हूँ। दिल्ली में हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो फादर कई बार कई लोगों से उधार लेकर मुझे भेजते थे, तो मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ सीनियर डीवाईएसपी के रूप में, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि शायद 100% शुद्ध ना हो, कुछ अशुद्धियाँ मिली हों उसमें, ये हो सकते हैं। ये तो अभी जीवन में सभी क्षेत्र में भी हो रहा है। भोजन भी कर रहे हैं तो शुद्ध नहीं मिल रहा है। एकदम 100% सच है कि 100% ट्रूथ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो आप उस पोर्शन को ना मानिए। देखिए कि पानी गिलास में कितना भरा हुआ है, वो देखना बहुत जरूरी है। क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार भी बच्चे, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बबीता पहाड़िया कहाँ से लाएगी 20-30 लाख रुपए? वो बेचारा स्विगी बॉय, वो कहाँ से लाएगा? अनीता मुर्मू जिसकी माँ सब्जी बेचती है, वो कहाँ से लाएगी? अच्छा, एक और सवाल मैं लूंगा। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था और बहुत सरफड़ोवल हुआ कि सवाल ऐसा उठ पटांग पूछ दिया, यूपीएससी चाहता क्या है पता नहीं, बला बला, बहुत सारे लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे। थोड़ा बताएंगे कि बच्चों को एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए इस तरह के सवाल में, एक, और दूसरा सवाल कि सवाल तो कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी भाई यूपीएससी तो ऑलवेज अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन एक होता है ना कि पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन को देखकर एक ट्रेंड बनता है, एक एनालिसिस करते हैं बच्चे कि अच्छा ऐसा आ रहा है तो ऐसा आ सकता है। जब आप पहले से तैयार कर लेते कि ऐसा आ सकता है, एक फ्रेम बना लिया आपने, और आपके उस कैनवास में, उस फ्रेम में फिट ही नहीं हुआ, अचानक आ गया कि नहीं, आपके आंगन जो तैयार किया था उस आंगन का नहीं है, तो पड़ोसी के आंगन से क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप बिखर जाते हो। तो मेरा ये मानना है कि यूपीएससी पहला लाइन शुरू से जो तैयारी करते हैं, हम लोग भी करते थे। यूपीएससी कहता है कि अंडर द सन एवरीथिंग इज जीके, जीएस। सूर्य के नीचे जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ जीएस है। मार्क द वर्ड, सूर्य के नीचे जो भी दिख रहा है। तो वो लोग जो हंगामा कर रहे थे, करवा रहे थे, या जिनकी वजह से आप सोच रहे हैं कि यार एब्सर्ड सवाल थे, आपको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं। इफ मैंने क्या बोला कि एक हमारा एक ट्रैक है, एक ट्रेंड में चला रहा है। सपोज कीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी किसको लिया? लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, 15 ईयर्स क्वेश्चन को, उसी के बेसिस पे तैयारी किया, जो कि लॉजिकल भी है। मैं उसको इलॉजिकल, इरेशनल नहीं कहता हूँ, लॉजिकल भी है।
उस पर तैयारी किया, बट यूपीएससी ने सडन चीज़ों को बदल दिया। ठीक है, तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, नेचुरली हमारे भीतर जो आएगा बहुत अच्छी भावना नहीं आएगी यूपीएससी के लिए कि यार ऐसे मेरा हमने तो सालों साल दिया है इसमें और यही चीज़ तो पढ़ रहा था, क्यों नहीं आया, चेंज क्यों कर दिया, ये जरूर आएगा। बट एक ये निगेटिव थॉट आएगा और हमारे एडवर्स कमेंट होंगे। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, ये जेन्युइन है, ह्यूमन है, तो ये नेचर है कि हमारा आएगा ही। बट इस बार के यूपीएससी क्वेश्चन ने हमें एक लेसन भी दिया कि अब आप इस माइंडसेट के साथ मत तैयारी कीजिए कि अच्छा इसी क्षेत्र में से आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका एक और एस्पेक्ट ये हो सकता है, पहलू ये हो सकता है कि ठीक है बच्चों ने एग्जाम दिया, सिलेक्शन तो जो बच्चे में बैठे हैं उन्हीं का होगा। क्या यूपीएससी सिलेक्शन नहीं लेगा, क्या रिजल्ट नहीं निकालेगा? तो कट ऑफ मार्क्स नीचे जा सकता है। हम मान के चले कि 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन ऐसा था कि जिस आपको लगता था कि हाँ ये पढ़े ये बन जाएगा, 75 नहीं बनेगा। तो क्या ये सबके लिए लागू है? जितने कैंडिडेट बैठे हैं ये बात सबके लिए लागू है। और कंपटीशन क्या है, वो इंडिविजुअल नहीं चलता है। एग्जैक्टली। तो उसमें भी सिलेक्शन होगा। कितना बढ़िया बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 84 गया हो, सबके लिए है, सबके लिए है, और सबके लिए वही सवाल है। सबके लिए फिर जो लोग ये नैरेटिव बना रहे थे या ये बात बोल रहे थे, आपको फिर से सोचना चाहिए कि वो लोग कितने आपके हितैषी हो सकते हैं। फिर मैं आपके बात को काटूंगा कि मैंने कहा कि हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते ये सोचकर कि वो अपने जगह बिल्कुल सही थे, वो गलत नहीं थे। नहीं तो कल आप ट्रोल होने वाले हैं। तो आप ये मैं कह रहा हूँ कि आप सही हो कि मैंने क्या बोला, मैं यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ, तो कैसे तैयारी कराऊंगा? तो लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन को देख कर तैयारी कराऊंगा ना बच्चों को। और बच्चे जो न्यू कमर बच्चे आ रहे हो कैसे पढ़ेंगे? तो पीछे को देखेंगे। पुलिस में बड़ा अच्छा पीछे देख आगे चल, ये सब में लागू होता है, पीछे देख आगे चल। तो वो कहीं वो भी गलत नहीं है कि भाई हमने सोचा था कि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा, जियो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा। अरे आपने क्या दे दिया महाराज, आप दे रहे हैं कि भाई नोबेल अवार्ड की जीवनी लाइफ पढ़िए। मुझे मालूम था कि नोबेल अवार्ड आएगा, बट ये नहीं मालूम था कि जो अवार्डी है उसका बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि पहले कहाँ रहा, जन्म कहाँ लिया। तो ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि आप थोड़ा मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था। तो ये लोग भी अपने जगह बिल्कुल सही हैं, हम लोग भी अपने जगह सही हैं जो तैयारी करवा रहे हैं। हमने कहा कि एक चेंजिंग एक हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। अगर यूपीएससी इसके और इसके बाद भी इस तरह के पैटर्न को ही फॉलो करेगी तो हमें तैयार रहना है नेक्स्ट टाइम से। बट जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, क्वेश्चन था कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसका क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपका लास्ट अटेम्प्ट था और किसी का पहला, किसी का सेकंड था, आप भी बराबर हो और वो भी बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए बराबर है। कट ऑफ हो सकता है कि एकदम डाउन चला जाए और इसी में लड़के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, यही बनेंगे। बिल्कुल। तो बी पॉजिटिव, आपका भी रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल बी पॉजिटिव। एक सवाल और कि आप शिक्षक भी हैं और पुलिस अधिकारी, मुश्किल कौन है, शिक्षक बनना या पुलिस पदाधिकारी? शिक्षक बनना। शिक्षक बनना मुश्किल है, मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि शिक्षक बनना 24/7 पुलिस में भी है और 24/7 शिक्षक में भी है। पुलिस में क्या है कि जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है या आप फील्ड में जा रहे हो या ऑफिस में बैठे हो, तो लोग आपके पास आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जो पीड़ित, जिनको परेशानी है। कोई गप्पे लगाने पुलिस से तो नहीं आता है। तो ऐसे जो भी पीड़ित हैं वो आपके पास आ रहे हैं। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, फील्ड में गए, फील्ड में मिल रहे हैं, कोई घटना हो गई तो आप जा रहे हैं, टेलीफोनिक कुछ मैसेज आते हैं। ठीक है, यही पुलिस का रूटीन वर्क है। या फिर जो वीआईपी ड्यूटी करना है। टीचर का ड्यूटी क्या है? 24/7 फिक्स। रात में 3 बजे भी मैसेज आपके फोन पर आएगा, अगर आप डेडिकेटेड हो। सुबह जब ऑन कर रहे हो तो फ्लड ऑफ मैसेज आपके पास है। मैंने अपना नंबर शेयर रखा है, डीएसपी की पाठशाला हमारा एक नंबर है। बच्चे अपने आंसर भेजते हैं मुझे लिखकर, मेंस का 10 पेज 11 पेज, मैं उसको इवेल्युएट मूल्यांकन करके उसको फीडबैक देता हूँ। अच्छा। हाँ, अभी भी दे रहा हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा, रास्ता में यही करूँगा, मैक्सिमम टाइम मैं गाड़ी में यही करता हूँ। तो उनको फीडबैक देना है, रात 2 बजे तक मैं फीडबैक देता हूँ जब भी जगह हूँ। तो ये टफ। ठीक है। दूसरा है कि
एज ए टीचर आपको देख रहे हैं बच्चे और एज ए डीवाईएसपी भी देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट, सर पकड़ा गए हैं, हेलमेट नहीं पहने, ट्रैफिक वाला पकड़ दिया है, सर जरा बात कर लीजिए ना। तो पुलिस वाला पार्ट वो टफ सिचुएशन है। कई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है मैं इस योग्य हूँ, मुझे ये समझ रहे हैं, तभी मुझे बात भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कई लोगों के। तो ये जो मतलब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मोर देन 44,000 बच्चे हैं। 44,000 एक टेलीग्राम ग्रुप है, ऐसे से कई टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है सर। तो फिर मेरा नंबर सब में फ्लैश है, तो बच्चे कहीं भी फोन कर सकते, कभी भी फोन कर देते हैं कि सर देखिए ना मेरे घर में पुलिस आ गई है। एक सवाल और लूंगा, आप प्राउड किस पे फील करते हैं, टीचर पे या पुलिस पदाधिकारी पे? बीइंग टीचर और बीइंग पुलिस पदाधिकारी। देखिए एज ए प्रोफेशन, एज ए एक सपने जो मैंने सजोए थे कि मुझे नौकरी बनना, मुझे यूनिफॉर्म पहनना पुलिस वाला, तो उसमें मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और पुलिस की भूमिका में मेरी जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग हुई है, मैंने जो है वो जायज किया है, इंसाफ किया है, अपने तरफ से मैंने जितना हो सका इंसाफ किया। ये मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ मैंने काम किया वहाँ की जनता बोल सकती, तो वो एक सेटिस्फैक्शन उस पॉइंट पे। बट एक्चुअल विकास से पूछिएगा, विकास श्रीवास्तव से पूछिएगा कि वो क्या है, तो वो शिक्षक है, शिक्षक है, वो टीचर और है। अगर आप भी शिक्षक हैं तो आप भी प्रेरित हो सकते हैं। माइंड इट, सर ने कहा कि जब गाड़ी भी चलाते हैं रात को 2 बजे, अब मैं एक और सवाल लेने वाला हूँ, जब ये इन्होंने कहा कि रात 2 बजे भी मैं कॉपी चेक करता हूँ या बच्चों को आंसर करता हूँ, फिर मैडम गुस्सा नहीं करती? हाँ, ये तो जिन क्वेश्चन आपका, इसमें कोई शक नहीं है। फैमिली के लिए टाइम वाकई कम निकाल पाता हूँ, समय कम निकाल पाता हूँ। अक्सर लड़ाइयाँ होती है, डांट खाते रहता हूँ कि आपका मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर जा रहा है, लैपटॉप पर जा रहा है, टैब पर जा रहा है, तो वो कैसे मैनेज करना है। तो मैं थोड़ा चतुर व्यक्ति भी हूँ, प्रति भी हूँ। हमने एक टाइम बनाया है, 2 घंटे में रात में बैडमिंटन खेलता हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ मैडम को ले जाता हूँ, ताकि जब लौटूं 12-1 बजे तो डांट ना खाऊं। साथ में मैडम भी है तो बच जाता हूँ। बच्चों की बात है कि जहाँ भी मेरी पोस्टिंग है तो मुझे थोड़ा समय मिल पाता है, क्योंकि यहाँ एक ऑफिस आवर है कि आप 10 बजे जाकर अब 6 बजे लौट आते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद थोड़ा बच्चों के साथ, एटलीस्ट ये अच्छा है कि बच्चों के साथ हूँ। तो रात में मेरा बेटा को कहानी सुनाना है, तो मैं वो जो मेरा ड्यूटी वो कर लेता हूँ। तो ये सब काम थोड़ा चलता है, लेकिन सच्चाई है कि मैं उतना समय शायद नहीं दे पाता हूँ जितना देना चाहिए। आखिर एक और सवाल लूँगा, एज ए पुलिस पदाधिकारी, एज ए डीवाईएसपी, कि आपने कोई एक ऐसा केस जो रिजॉल्व किया और आज भी आपके रोंगटे खड़ा कर देता हूँ, या आप बहुत प्राउड फील करते हो? कई केसेस हैं। एक केस बताइए पुलिस ऑडियंस के साथ जिसको आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, देखिए पुलिस, सभी पुलिस के लिए लागू होता है भारत में, जो भी वर्दी यूनिफॉर्म जॉब कर रहे हैं उनके लिए लागू हो सकता है। 2 बातें हो सकती है पुलिस में, क्या है कि हमारा जो प्री एक्टिव है, मैं प्रो एक्टिव है, इट मीन्स कोई सूचना मिलती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, और आप जाकर उस घटना को रोक देते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ, तो एक सुकून महसूस होता है कि हाँ इसको मैंने नहीं होने दिया। एक पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि आपको ये जानकारी मिलती है कि फलना जगह कोई घटना ऐसा हो गया है, कोई मर्डर हो गया, कोई डकैती हो, कुछ भी हो गया, तो फिर आप जाते हैं और फिर उसका डिटेक्शन करते हैं। तो आपने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ सब कुछ हो गया, डिटेक्ट हो गया, कौन किसने किया था, वो आपने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, एक पार्ट का। तो यहाँ तक पुलिस का काम है। बट इसके बाद एक और पार्ट है जो जनरली हम लोग लगता है कि थोड़ा मिस करते हैं, वो है कि जिससे आपने कहा कि ये है अपराधी और इसने समाज को जो है नुकसान पहुंचाया, क्या वाकई में वो अपराधी घोषित हो पाया? क्या वाकई में जो सज़ा का हकदार था सज़ा मिल पाया? इट मीन्स न्यायालय, कोर्ट, ट्रायल। तो बड़ा सुकून लगता है जब कोर्ट के माध्यम से भी उसको सज़ा होता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी घटना है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है देवघर की। लॉकडाउन का टाइम था और हम लोग को एक सूचना मिलता है कि मोहनपुर में जंगलों के बीच में एक लड़की का डेड बॉडी मिला है। तो मुझे याद आ रहा है कि जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, सुबह मॉर्निंग 7 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से घर से निकले। तकरीबन 20-25 किलोमीटर पड़ता है मोहनपुर, मेरे रेसिडेंस है देवघर का। तो वहाँ जब गए तो चूँकि लॉकडाउन था तो बहुत क्राउड नहीं था। 16-17 साल की एक बच्ची थी। तो
देखा कि तो जांग वगैरह पर कटा हुआ था पूरा। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ हम लोगों ने फील किया कि शायद बच्चे जो वहाँ के जानवर वगैरह होंगे, कुत्ते होते, उन्होंने कहा। अब ये टफ था कि कोविड के टाइम में उस बच्ची के साथ जो हुआ है, प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि बच्ची के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ भी हुआ है एंड मर्डर किया गया। तो उस केस में जो हम लोगों ने डिटेक्शन किया विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम, देवघर में जब तक केस डिटेक्शन नहीं हो तो मैं थाने में बैठा रहता था और केस डिटेक्ट। मुझे देवघर में थोड़ा 24 घंटे, या पुलिस कहते हैं 24 घंटे अपडेट करना, ये लोग कहते थे मुझे। एक नशा होता है ना कि आप एक नशा क्या कहेगा, कि लगता है कि यार इतनी बड़ी घटना घट गई है और हम डिटेक्ट जो अपराधी है उसे ना पकड़ पाएँ तो नालत है फिर यूनिफॉर्म पहनने का। तो उसमें हम लोगों ने जो काम किया था, चाहे मैं हूँ, थाना प्रभारी हूँ, वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर थे, हमारे एसपी साहब थे, सब लोग का गाइडेंस था। वो मुझे अभी भी याद है कि कितने मुश्किल हालातों के बीच में कोविड के दौरान हम लोगों ने केस को डिटेक्ट किया था। जब गांव में हम लोग गए अरेस्ट करने के लिए, तो कोविड है इसलिए किसी को निकलना नहीं है, बट जिस लड़के को हम लोग अरेस्ट किए उसमें प्रोटेस्ट जबरदस्त हुआ। सबको ये भी भय था कि कोविड है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जमा हो गए और हम लोगों को फिर बहुत मुश्किल से उसे पकड़ना पड़ा, अरेस्ट करना। और ये घटना मुझे हमेशा याद रहा। जब मैं रांची आ गया तो देवघर की में एडीजी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो थी, मैडम थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका एक मैसेज आया कि विकास, मतलब वो मुझे बहुत मानती थी वहाँ, कि आपने जो केस हुआ था उसमें मैंने 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। फिर अगले दिन अखबार में आया, फिर कटिंग वहाँ के पत्रकार मुझे भेजने लगे। तो फिर हमारे जो टीम में थे, फिर हम लोग आपस में बात किए, तो सब लोगों का था कि सर बहुत आज सेटिस्फैक्शन लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या केस हुआ था उस लड़की के साथ? तो उस लड़की के साथ वो एब्यूज़, सो कॉल्ड रेप हुआ था एंड मर्डर हुआ था। वो लड़की एक्चुअली एक दर्जी था वहाँ पर, तो वहाँ वो कपड़े देने जा रही थी और जब लौट रही थी तो वहाँ 3 लड़कों ने उनके साथ मिलकर जो है वो गैंग रेप किया था और वहीं जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया था। और एक ऑलमोस्ट ब्लाइंड केस था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड के टाइम में कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो उस लड़की की एक फ्रेंड थी, उस फ्रेंड से हम लोगों ने बात किया उसके घर जाकर। कोविड में टफ ये हो रहा था कि फैमिली भी रेसिस्ट कर रही थी कि नहीं मिलने देंगे, नहीं आपको, बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद लड़की ने बताया कुछ चीज़ें। फिर उसका कॉल डिटेल्स लेकर टेक्निकली सेल्स से हम लोगों ने उसको ट्रैक करने की कोशिश किया। उसमें एक लड़का जो है वो चला गया था मालदा, मतलब वेस्ट बंगाल चला गया था। फिर उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ से टीम गई, फिर उसको डिटेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल में भी हम लोगों ने फेस किया। तो वो टफ केस मुझे लगा कि वो था। और जब उसका कन्विक्शन हुआ तब ये काम लगा कि पुलिस का यहाँ काम पूरा हुआ, इन्वेस्टिगेशन अच्छा हुआ, हम लोगों ने एविडेंस अच्छा दिया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपना अच्छा से काम किया, डायरी अच्छा लिखा, तभी उसको कन्विक्शन मिला। तो एक लैंडमार्क केस मुझे लगता है मैंने अभी तक जो देखा है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट केस था। आखिरी एक सवाल, लोगों को ये लगता है कि पुलिस वाले उतने ईमानदार नहीं होते, इस परसेप्शन को पुलिस कैसे ब्रेक करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये हो सकता है कि पुलिस ईमानदार होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सबको नसीब नहीं होता, ऊपर वाले कुछ खास लोगों को यूनिफॉर्म देता है, जो यूनिफॉर्म इस सोच के साथ पहनता है कि मैं खास हूँ, ऊपर वाले ने मुझे खास बनाया है, तो जिम्मेवारी भी उसके हिसाब से दिया, तो पुलिस ईमानदार होती है, ठीक है। स्टेट लाइन आंसर। इसके अलावा जो परसेप्शन है कि पुलिस ईमानदार नहीं होती, मैं उसको भी खारिज नहीं कर सकता एक सिरे से कि सारे पुलिस ऑफिसर ईमानदार होते हैं और नहीं होते हैं। ये कुछ चीज़ें जो है वो पर्दे के पीछे की बात है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हाँ ये सच्चाई ये है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता आपको कि हाँ पुलिस वाले, लेकिन सिक्के के 2 पहलू हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुत पुलिस वाले ईमानदार हैं, कई ऐसे हमारे पुलिस अधिकारी हैं जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो पब्लिक जो है उनको आंसू रोते हैं, पब्लिक बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो ये रिस्पेक्ट बिना उसके ईमानदारी के नहीं आ सकता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके जाने से पब्लिक जो है वो कुछ अच्छा कमेंट नहीं करती है, तो ऐसे भी सिक्के के 2 पहलू हैं।
लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है तो सिस्टम नहीं चलता है। अगर आप सिस्टम रन कर रहा, सक्सेसफुली चल रहा है, तो उसके पीछे वैसे पुलिस अधिकारी हैं या थे, उनकी मेहनत, उनका समर्पण ही काम आ रहा है। बिल्कुल सर, आखिरी जाते जाते एक सवाल और लूँगा कि जो बच्चे जेपीएससी की ओर आंख उठा के देख रहे हैं कि मैं इस बार जेपीएससी क्वालिफाई करूँगा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? आंखों के सपने जो बना रखा है आपने, वो नूर को जगाए रखना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ। दूसरा है कि एक बहुत बड़ा पार्ट आ गया है कि एआई और सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया जो है, तो इस छद्म दुनिया जो आपके पास है, इसमें किताबों का महत्व तो खो गया है। बच्चे अब किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ बच्चों से मेरा ये कहना है कि क्या मेंस के एग्ज़ाम में, आंसर राइटिंग में आपको लिखना है या बोलना है या उस वीडियो को सेव करके यहाँ लिंक डालना है? तो आपको आंसर कॉपी में लिखना है, इसका तो आपको लिखना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग जब आप कुछ लिखते हैं तो आपके पास शब्द होने चाहिए, अच्छी वाक्य संरचना होनी चाहिए, तो ये कहाँ से आ पाएगा? तो इसके लिए अभी भी मैं कहूँगा, बहुत किताबें नहीं, हम लोग तो बहुत पुस्तकें पढ़ते थे, कम से कम एक बुक को अपना बेस बुक जरूर बनाइए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। एक किताब, ठीक है, बाकी आपको जो एआई से हेल्प लेना है सब कुछ लीजिए, बट एआई तो आप ही ने बनाया ना, वो तो आर्टिफिशियल है, आप तो नेचुरल हैं। तो बुक से सपोर्ट लेकर एआई से भी सहयोग कीजिए और तब एक आंसर बनाइए और कंटिन्यू कीजिए। एआई या इंटरनेट की दुनिया आपको हेल्प करता है, बट आपका समय कैसे खा जाता है आपको पता नहीं चलता। घंटों घंटे आपके बीत जाते हैं, शायद उन घंटों में एक पूरा किताब खत्म कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों कहाँ से लाएगा, तो किताब का सहयोग लीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी बहुत है। आपके आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि जो बताएंगे कि अभी तो मेरे पास कॉल आया था 2 लाख रुपया मांग रहा है, अभी तो कहा है कि 50 लाख दीजिए ना, अगले बार जेपीएससी में आपका हो जाएगा। ऐसे भरे पड़े हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आपको यही बोलेंगे जेपीएससी की तैयारी करना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बने हो, कैरियर ख़राब कर रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो, मेरा देखो हुआ ही नहीं, फलनवा का बेटा का हुआ आज तक, वो तो नहीं हो पाया। बट सीटों की संख्या तो कम है ना, कैंडिडेट 1 लाख अगर हो, सीटों की संख्या 100 है। इसका अर्थ हुआ 99,000 जो है 900 का नहीं होना है, 100 का ही होना है। तो अब आपको देखना है कि क्या आप 99,900 में है कि 100 वाला तरफ। तो ये माइंडसेट आपके साथ होना चाहिए और टू द पॉइंट फोकस करके पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान भटकाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डीएसपी की पाठशाला से विकास सर के साथ। हमने कोशिश किया कि आपको एक शिक्षक का रूप भी दिखाएं कि एक शिक्षक कितनी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बिना पैसे लिए और बिना कोई एक्सपेक्टेशन का, सिर्फ इसी उम्मीद से पे बैक टू सोसाइटी, सिर्फ इस उम्मीद से कि एक दिन आप कामयाब होंगे। दर्द उनको भी होता होगा, जैसा बातचीत में मुझे लगा, जब कोई बच्चा ये कहता होगा कि फलनवा का बच्चा पैसा दे के हो गया। तकलीफ आपको भी होती है तो शिक्षक को भी होती है और एक पुलिस पदाधिकारी को भी होती होगी। इसीलिए मैंने सर से पूछा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, और बहुत क्लियर बात है कि 100% ट्रूथ कहीं नहीं होता। आप पढ़ाई कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, एक किताब बेस के रूप में जरूर पढ़िए। और हम आप सारे लोगों का धन्यवाद देंगे, आप सारे लोगों के साथ सर का भी धन्यवाद देंगे और आपके फीडबैक का कमेंट में हम जरूर इंतजार करेंगे। हम चाहेंगे कि आप कमेंट में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू अमय जी। थैंक यू।